ओके बच्चों, यस। तो एक बार फिर से आप सभी का एबीसी फाउंडेशन एकेडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हालांकि प्लेटफॉर्म तो नहीं है अभी, लेकिन बन जाएगा। वी डोंट हैव सच ऐप, बट धीरे धीरे हम ऐप भी बना लेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक बात क्लियर करो कि मेरी आवाज अच्छे से सबको आ रही है और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार जरा बस कोई भी एक लास्ट टाइम कंफर्म कर दो, देन वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी एक कंफर्म कर दो बच्चों। कंफर्म जब तक नहीं करेंगे क्लास, यस ओके थैंक यू। चलिए रिफा, आकाश। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अदिति, यस थैंक यू। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने मुझे इतना पता लगा कि काफी सारे बच्चों को उसमें डाउट आ गया है ना, शायद। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे पूछा भी कि सर वीडियो कब अपलोड करने वाले हो? तो वीडियो अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अगर कोई दिक्कत आएगा तो देख लेना उसको अच्छे से। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम TIR को एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं मैं, और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो TIR था वो क्या था? सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो पूछता है कि कंडीशंस क्या है फॉर हैपनिंग TIR। आज यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर का ऐसा कुछ स्पार्क आ रहा होगा शायद, है ना? आ रहा है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि इस साइड ना लिखें। ठीक है, इस साइड ना लिखें। एक्चुअली आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, बट ठीक है, हम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे जल्दी से। मेरा चश्मा ही टूट गया। अब ये चश्मा टेम्परेरी रखा था, वो मैंने निकाला है। आज बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है चश्मा पहन के। वो चश्मा बड़ा सा है, ये चश्मा इतना छोटा है कि पता ही नहीं लग रहा, फेस पे लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भाई चश्मा भी टूट जाता है कभी कभी। अब इधर देखें, तो कंडीशंस क्या थी TIR होने के लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशंस क्या क्या थी? तो सबसे पहली कंडीशन है दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी और ऑब्जेक्ट शुड बी। ओके, ऑब्जेक्ट शुड बी और मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए प्यारे बच्चों? डेंसर मीडियम में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, अगर दो सरफेसेस दो मीडियम्स को जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस डिवाइड करता है, वो दोनों मीडियम, उन दोनों मीडियम में एक रेयर होना चाहिए और एक डेंसर होना चाहिए। ठीक, और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए अगर TIR हमें करना है तो। कंडीशन फॉर TIR लिख लेने, कंडीशन फॉर TIR टू हैपन। अच्छा, कल क्लास नहीं हो पाया, कुछ एक कारण की वजह से कल क्लास नहीं हो पाया, थोड़ा सा कुछ ऐसा इमरजेंसी था तो नहीं हो पाया क्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, पहली बात तो ये। TIR होने के लिए नेसेसरी कंपल्सरी कंडीशंस क्या है? दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, पहली बात। दूसरी बात, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम IC भी लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल को हम C भी लिखते हैं। ठीक है, जो मर्जी आप लिखना चाहो। कई बार उसको सिंपली C भी लिखता है वो, या IC लिखता है। तो IC में C सफिक्स में है, नीचे है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दीज आर द कंडीशंस फॉर हैपनिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये एक ऐसा रिफ्रैक्शन का केस है, स्पेशल ऐसा रिफ्रैक्शन का केस है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है।
यानी रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस जहां पर रिफ्रैक्शन ना होकर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसकी एप्लीकेशंस की समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। जिसमें से हम कुछ एप्लीकेशंस समझने की कोशिश करेंगे कि अगर टीआईआर होगा तो उसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पर वो यूज हो सकता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कहां कहां पर वो यूज हो सकता है। क्लियर है, एप्लीकेशन समझ में आ गया। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कहां कहां पर वो अप्लाई होगा, कहां कहां पर वो अप्लाई होगा, ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हो आप, या फिर उसको आप कह सकते हो प्यारे बच्चों क्या, मिराज। मिराज, मिराज क्या है, थोड़ा सा सब्जेक्टिवली है समझाने का। मिराज टीआईआर का एक एप्लीकेशन है। क्या होता है ये मिराज, इसको समझते हैं। मिराज का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ हॉट समर डे, जब जनरली गर्मियों के दिन होते हैं, कैसे दिन होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, उस समय पर क्या होता है, एक मिनट, हाँ, मिराज यस टीआईआर का एग्जांपल है, मुझे लगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, नहीं ऐसा नहीं है। तो उन दिनों में क्या होता है जनरली कि जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है गर्मियों के दिनों में, हॉट समर डेज में, आप कहीं देखिए रोड पर अगर आप बाइक चला रहे हैं हॉट समर डेज में, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने कहीं पानी है रोड पर, सामने कहीं रोड पर पानी है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा अज्यूम होता है कि सामने रोड पर पानी है आगे जाके। क्या कभी ऐसा किसी ने फील किया है, देखा है कभी ऐसा, ठीक है। इसी को हम मिराज बोलते हैं। होता कैसे है सर ये नहीं समझ में आया, टीआईआर से इसका क्या लेना देना है, ठीक। तो होता ऐसा है कि जब कभी मान लीजिए बहुत ज्यादा अर्थ का सरफेस हीट अप हो गया, अर्थ का सरफेस क्या हो गया, हीट अप हो गया, तो जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब सनरेज उस पर पड़ेंगी तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, दे विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी लेने की वजह से वो सारे क्या करेंगे, सरफेस से ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे, सरफेस से ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। As a result of which what will happen, upside there is a denser medium and downside or on the surface of the earth there is a rarer medium, ठीक है। अपसाइड क्या है, at an altitude at a height क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। देखिए हॉट समर डे था, गर्मियों के दिन थे, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पर उनको एनर्जी मिला, एनर्जी मिला तो सारे गैस के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भागे, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ भागे तो ऊपर डेंसर मीडियम हो गया और नीचे रेयर मीडियम हो गया, ऊपर डेंसर मीडियम हो गया और नीचे रेयर मीडियम, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब जब सन से लाइट जब आती है, सन से जब लाइट आती है अर्थ के सरफेस पर, मान लीजिए किसी प्लांट पर वो पड़ी, प्लांट ऐसे खड़ा हुआ है सपोज करो इस तरह से, है ना, ये प्लांट का स्ट्रक्चर मान लो, सपोज ये ऐसे, ये कोई प्लांट है, सपोज करो ये कोई प्लांट, ये प्लांट का स्ट्रक्चर मान लो, ऐसे ड्राइंग नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये प्लांट है, लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, लाइट क्या है इस पर इंसिडेंट हो जाता है, हो गया इस पर इंसिडेंट। तो जब जब लाइट इस पर इंसिडेंट होता है तो एक्चुअल में लाइट डेंसर से रेयर आ रहा है, ऊपर कैसा मीडियम हो गया, डेंसर, और नीचे कैसा मीडियम है, रेयर, तो लाइट कैसा ट्रेवल कर रहा है, डेंसर से रेयर ट्रेवल करता हुआ, और इस तरह से ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर कि वहां पर टीआईआर हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी किसी एक क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट करती है कहीं पर, ऐसा नहीं कि हर जगह टीआईआर होता हुआ चलता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन बनती है कि जहां पर टीआईआर हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कंडीशन मैच कर जाती है। कंडीशन क्या थी, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, तो लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से, तो पहली कंडीशन तो यहाँ मैच हो गई।
दूसरी कंडीशन थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से या तो ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। वो कंडीशन भी मैच कर जाती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और जब ये दोनों कंडीशन मैच कर जाती हैं तो इस प्लांट का इमेज बनता है रोड पर, वो भी उल्टा। रोड पर कैसा इमेज बनता है? उल्टा। तो जब उल्टा इमेज बनता है रोड पर तो आपको ऐसा लगेगा इट इज लाइक दिस, इस तरह से। मतलब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका इमेज ऐसे बन गया। देखो आप, इसका इमेज ऐसे बने। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये इसका इमेज यहां बन गया। यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इसका इमेज बना। सोचो अगर आप रोड पर चल रहे हो, आपको इस पेड़ का इमेज यहां दिखाई देगा तो क्या लगेगा? आपको लगेगा कि रोड पर क्या है? पानी है, तभी तो इमेज दिखाई देगा ना उसका। इस तरह से तो होता है, तभी तो उसका इमेज दिखाई देता है। पानी में देखा ना आपने कभी, कोई एक ऑब्जेक्ट रखो, उसके नियर में थोड़ा पानी गिरा दो तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज उस पानी में दिखती है ना? तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। तो इमेज दिखने की वजह से कोई पर्सन सोचता है कि यार लग रहा है वहां पे ना पानी है। ज्यादातर ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है, जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पर देखने को ज्यादा मिलता है ये। एंड इट इज वेरी डेंजरस ऑप्टिकल इल्यूजन इन केस ऑफ डेजर्ट। वहां पे ऐसा होता है कि डेजर्ट में जब कोई पर्सन होता है तो वहां यही ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि वहां थोड़ी दूर पर पानी है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वहां पर लगता है थोड़ी दूर के बाद वहां पे पानी है, फिर वहां जाते हैं वहां कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली हाईवेज पर मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, तिशा, तिशा या तिशा, है ना? तिशा आई थिंक, है ना? तो हाईवेज पर आप देख लीजिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ डेजर्ट में आसानी से दिखाई दे जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच इज कॉल्ड मिराज। इसको हम मिराज के नाम से जानते हैं। एंड इट इज वेरी डेंजरस ऑप्टिकल इल्यूजन। ये बहुत ही डेंजरस ऑप्टिकल इल्यूजन है। बात समझ में आ गई? तो ये एक एप्लीकेशन है किसका? TIR का। अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। दूसरा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। दैट इज व्हाट? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? आजकल जो नेट यूज हो रहे हैं, हमने भी जो वाईफाई यूज किया है वो फाइबर वाला चल रहा है। यहाँ पे कैसा चल रहा है? फाइबर वाला चल रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में है क्या? ऑप्टिकल फाइबर मैं बताता हूं आपको। यहां नहीं लिखते, थोड़ी लाइट आ रही है इधर। दूसरा एप्लीकेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है सर? ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो, ये इसका सेंटर पे ये कोर होता है, इसको कोर बोलते हैं। ये सेंटर पर कोर है, कोर। और इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्लेडिंग बोलते हैं, कोर क्लेडिंग, ठीक है? ऐसा कुछ है। और ये इसका सेंट्रल एक्सिस मान लो इस वायर का, इस ऑप्टिकल फाइबर का। सर आपने यहाँ कंप्लीट नहीं किया, चलो कंप्लीट कर लेते हैं। ये समझ गए? कंप्लीट कर लिया आप तो, ठीक है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल फाइबर ये छोटा वाला पतला सा वायर होता है इसके अंदर, और ये इसके ऊपर एक बड़ा। कहानी क्या है कि ये जो है कोर, जो है कोर, बीच वाला जो वायर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉरी एन से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना, एन से लिख लो। 12th में लिखेंगे इसको म्यू से, अभी इसको एन से लिख सकते हैं 10th क्लास में। तो एन इज इक्वल टू, इसका अप्रोक्स होता है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? कितना? 1.5। और जो बाहर वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.45। यानी जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लेडिंग से। जो सेंट्रल पार्ट है कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? क्लेडिंग से। किससे? क्लेडिंग से, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लाइट सिग्नल को या लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराया जाता है, लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराया जाता है कि लाइट क्रिटिकल एंगल पर ही इंसिडेंट कराई जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। कितने पर? क्रिटिकल एंगल पर ही इंसिडेंट कराई जाती है। अब देखिए ध्यान से, लाइट एंटर हुई इस तरह से,
ये इसका नॉर्मल है। होना तो ये चाहिए था कि इस लाइट को, होना तो ये चाहिए था कि इस लाइट को यहां से निकलकर यहां आना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस लाइट को इतने एंगल पर, विच इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पर लाइट को इंसिडेंट किया गया है, तो ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी ही करेगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये लाइट इस मीडियम में ना जाकर इसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है ऐसे। फिर यहाँ एक और नॉर्मल आ गया, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, फिर यहाँ एक और नॉर्मल आ गया, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे बाहर निकल। तो इसका फायदा क्या हुआ, ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है, ये जो सिग्नल आउट हुआ है, या लाइट जो आउट हुई, लाइट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, और यहां से इन कर रहा था, यहां से आउट कर रहा है, मान के चलो। फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये हुआ कि यहाँ पर ड्यूरिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस लाइट सिग्नल का जब आउटपुट हमें मिला, तो इसका एनर्जी लॉस ना के बराबर हुआ, ऑलमोस्ट ना के बराबर इसका लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। और एनर्जी लॉस ना के बराबर होने से हमें जो सिग्नल था उसका स्ट्रेंथ बिल्कुल उतना ही मिला जब उसको यहां से भेजा गया था। ये खास बात है। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो सिग्नल चलते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अभी सांगली आना है, मान लो यहाँ से मुझे सतारा, पूना, महाराष्ट्र, मुंबई आना है, ठीक है। तो क्या कितने तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से बैग लेके निकलूं और पैदल निकल जाऊं, तो आप कहोगे सर पागल हो गया, पैदल निकलोगे इतनी दूर मुंबई? पर पॉसिबल तो है। आपने, हमने देखा लोगों ने लॉकडाउन में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखा ना आपने। पॉसिबल तो है कि यहाँ से इंसान कहीं भी पैदल जा सकता। लोग तो वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। एक सेकंड भाई, बच गए। लोग तो वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। मेरा लैपटॉप बिल्कुल बंद ही हो गया था ऑलमोस्ट, बच गया। मैंने सोचा तेरे को बचा लूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, बैटरी ऑफ हो गई थी उसकी। तो तो लोग तो वर्ल्ड टूर कर लेते हैं वॉकिंग वॉकिंग। हम तो यहाँ से जा रहे हैं मुंबई, पॉसिबल है। तो एक तो ये तरीका हुआ। मान लो एक ने कहा नहीं मैं तो साइकिल से जाऊंगा, बिल्कुल पॉसिबल है। एक ने कहा नहीं मैं तो बाइक से जाऊंगा, एक ने कहा नहीं मैं तो फोर व्हीलर से जाऊंगा, और एक ने कहा नहीं मैं तो एरोप्लेन से जाऊंगा, है ना। आपको क्या लगता है जब कोई यहां से मुंबई फाइनली पहुंचेगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा टायर्ड कौन सा पर्सन होगा? जो वॉकिंग वॉकिंग जाएगा वो सबसे ज्यादा बेचारा थक जाएगा। मुंबई पहुंच के वो एक दो दिन तो पहले सोएगा आराम से, इतना बॉडी थक जाएगी। क्लियर? और मैं कहूं कि सबसे कम कौन थकेगा? जो बंदा एरोप्लेन में जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से वो सुबह निकला, 2 घंटे में मुंबई पहुंचा, प्लेन से मुंबई पहुंचा, मीटिंग ली, क्लास ली, जो भी उसका काम था वो उसने किया, और वापस वापस दिल्ली भी आ गया। तो क्या समझे इस चीज से, इस एग्जांपल से, कि जब मेरा सिग्नल, आई एम द सिग्नल, सपोज मुंबई भेजना था मुझे, तो मैंने उसको किस में भेजा? प्लेन में भेजा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि मेरा सिग्नल अगर ऑप्टिकल फाइबर से जाता है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर से जाते समय उसकी एनर्जी लॉस बहुत कम होती है। समझ रहे हैं आप? एनर्जी लॉस अगर बहुत कम होता है तो उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट बनी रहती है। उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट बनी रहती है। मतलब ये समझ लो ना के बराबर लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता तो है हमेशा, ठीक है, तो एनर्जी लॉस आप बात समझ गए। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का क्या फायदा है, ये आप समझ गए। ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का क्या फायदा है, ठीक है, कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहे, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ खराब ना हो, खत्म ना हो। क्लियर है? हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ से बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर का यूज समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर है और एक ये भी वायर है, सिंपल सा। अगर मैं यहीं पर मैं फाइबर वाला वायर यूज करूं, आप कहोगे सर फाइबर वाला वायर अलग से आता है क्या? माइक आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उस माइक में इतनी क्लियर आवाज सुनाई देती है, एकदम बढ़िया। आप
खुद आपने भी रियलाइज किया। एक मैंने वो वाला हेडफोन लगा रखा था पहले, देखो दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल दिखा। एक मैंने पहले ये वाला हेडफोन लगा रखा था पहले, है ना, ये वाला हेडफोन यूज किया हुआ था इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इससे आपने देखा होगा कि आवाज में कितना ज्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना, क्योंकि वहां सिग्नल पहुंच नहीं रहा था। उसके बाद मैंने एक ये भी माइक यूज किया हुआ है, अलग है ये, लेकिन इससे सिग्नल की स्ट्रेंथ काफी अच्छी जा रही है वहां पर। तो जो मेरी साउंड वेव्स हैं, हाँ, वो अच्छे से पहुंच रही हैं और आपको क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। बिल्कुल कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस, ये समझ में आ गया आपको। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये एप्लीकेशंस हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। यस आकाश, नंदिनी, थैंक यू। यस रिफा, ओके, नंदन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर। इसलिए एक और जगह पर यूज होता है, ठीक है, दैट इज इन रेनबो। तीसरा एप्लीकेशन है दैट इज इन रेनबो। अब हम रेनबो में बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि रेनबो प्राइमरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। सिंपल सी कंडीशन समझो कि रेनबो में किस तरह से यूज हो जाता है। देखो रेनबो पहले तो बनता कैसे है। रेनबो बनने के लिए सिंपल है, हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स का होना बहुत जरूरी है, वाटर ड्रॉपलेट्स का होना बहुत जरूरी है। मान के चलो ये एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, छोटी सी है, मान लो ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, और इस वाटर ड्रॉपलेट पर सनलाइट ने एंटर किया। सनलाइट, सिंपली नेचुरल लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। And what I can say about natural light or about sunlight, that it is a combination of 7 color. Dispersion of light में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने पता है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, ये हमें पता है, ठीक है जी। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, ऑलरेडी पता है। अब होता क्या है बच्चे, जब ये लाइट सोचो एयर से आ रही है और यहाँ पे जा रही है, कुछ ऐसा बना, ऐसे आई लाइट ऐसे, ठीक है, एयर से आई लाइट ऑब्वियसली, और वाटर में जा रही है। तो जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, विच मींस रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, पाथ चेंज करेगी, है ना। तो प्यारे बच्चों ये लाइट कुछ इस तरह से बैंड हो जाती है, बैंड हो गई, रेयर से डेंसर गई, टूवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड करती है, ऐसा कुछ। अब क्योंकि अब ये लाइट वाटर ड्रॉपलेट में आ गई, तो वाटर ड्रॉपलेट से इसको बाहर आना चाहिए था, लेकिन ये बाहर नहीं आती, है ना। इस तरह से कंडीशंस बन जाती है कि लाइट बाहर आने की बजाय ये लाइट कुछ इस तरह से यहां सरफेस से ऐसे बैंड हो जाती है, और फिर ये इस तरह से बाहर आती। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही रेनबो दिखाई देता है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो रेनबो में 3 कॉन्सेप्ट कंबाइंड होते हैं। जब रेनबो बनता है तो कितने फिजिकल फिनोमेना यूज होते हैं साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी फिनोमेना यूज्ड व्हेन अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में रेनबो बनने के लिए सबसे पहला तो रिफ्लेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर से, ये समझो। देखो यहाँ हुआ ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रेयर से डेंसर में गया, लाइट बैंड हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरी चीज, यहाँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी होता है, डिस्पर्जन भी तो होता है भाई। एक व्हाइट लाइट से हमें 7 कलर का रेनबो मिल रहा है, विबग्योर, है ना, 7 कलर का विबग्योर मिल रहा है अपने को, 7 कलर का सॉरी बैंड मिल रहा है, दैट इज रेनबो मिल रहा है। तो डिस्पर्जन भी हो रहा है, इसका मतलब व्हाइट लाइट से 7 कलर टूट रहे हैं। यानी यहाँ पर जो ड्रॉपलेट है, यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है, दैट विल एक्ट एज अ प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है दैट विल एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह काम करेगी। प्रिज्म नहीं है ये, बट प्रिज्म की तरह काम करेगी ये वाटर ड्रॉपलेट। दिस वाटर ड्रॉपलेट विल एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह काम करेगी। और तीसरा फिनोमेना जो यूज होता है वो होता है TIR। तो मेनली ये तीनों फिनोमेना मिलकर बनाते हैं रेनबो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन अ रेनबो द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड आर, या
4-5 फिनोमेना दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा फिनोमेना रेनबो में यूज नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये 3 यूज होते हैं, इसके अलावा कुछ दिया हो तो वो यूज नहीं होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करके बताना कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हाट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। आपको 4 वैल्यूज दी गई हैं, आप आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। पहला दिया गया आपको वेलोसिटी, डायरेक्शन, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है लाइट की, कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? आर्या, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती? क्या कर रहे हो यार? कौन कौन सी है? पहली है कौन सी? डायरेक्शन, डायरेक्शन वेलोसिटी, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा वेवलेंथ और चौथा है फ्रीक्वेंसी। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर बताया गलत बताया। विच फिजिकल क्वांटिटी नेवर चेंजेस और डू नॉट चेंजेस? अबे बेवकूफ हो गए हो क्या? यस नंदिनी, वेरी गुड बेटा, मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी लाइट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल मैंने एक पेपर देखा, दैट इज ऑफ, है नहीं मेरे पास यहाँ पे, टीजीटी साइंस, यूपी टीजीटी साइंस का पेपर था, अभी 2-4 दिन पहले ही था। उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है ना? मजाक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यही फायदा होता है कि जब आप बेसिक्स अच्छे होते हैं ना आपके, तो आगे जाके आपको पेपर बहुत आसान लगता है। उसमें होता है एक क्वेश्चन क्या पूछा था, टीजीटी का पेपर था, यानी जो टीजीटी पर्सन बनेंगे, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, वो जो बनेंगे वो पढ़ाएंगे आप जैसे बच्चों को, या 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। बाद में उनका प्रमोशन हो जाता है, 10th को ही पढ़ाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था उन्होंने कि अगर मान लो 2 मिरर हैं और 2 मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, 2 मिरर इस तरह से इंक्लाइंड है, एक दूसरे के साथ अलाइंड है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये मैं रेज कर देता हूँ, समझ में आ गया ना? कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं? नंबर ऑफ इमेज कितने होते हैं बेटा, बता देता हूँ साथ के साथ। नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज व्हेन 2 मिरर्स आर अलाइंड टू ईच अदर विद अ सर्टेन एंगल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 मिरर हैं, 2 मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हैं। यस नंदन, तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 60 माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज 5। क्लियर है? सो इस तरह के देखो क्वेश्चन पूछे थे आपसे लाइट से, और भी थे क्वेश्चन आपसे ही लाइट से ही, और भी। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, रियर व्यू मिरर होता है, जो रियर व्यू मिरर, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, वो कौन सा मिरर होता है? एक्चुअली एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, बट उसका आंसर यही था, आंसर यही था उसका। रियर व्यू मिरर सबको पता है ना, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है बाइक्स में, ताकि पीछे के ऑब्जेक्ट्स को हम पूरा का पूरा देख सकें। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 10th क्लास से कम 10 क्वेश्चन थे उसमें, इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बहुत मजाक था कि I इज इक्वल टू V बाय R, तो R इज इक्वल टू V बाय ओम्स लॉ है। मतलब सोचो आप, इतने बेसिक क्वेश्चंस। इसलिए कहता हूं कि जो 9th 10th की फिजिक्स है ना बेटा, वो बहुत बेसिक है, जिंदगी भर काम आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी भर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो 12th के बेसिस पर,
12th के बेसिस पर। साइंस से मेरा मतलब तीनों से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 9th का भी और 10th का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो छोटा मोटा जो भी 12th के बाद, आसानी से निकाल दोगे आप। साइंस तो आसानी से निकालोगे, साइंस तो बहुत मजाक लगेगा आप। चलिए फिलहाल ये बात समझ में आ गई, कंडीशन फॉर टीआईआर, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, कंडीशन फॉर टीआईआर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं और लेक्चर होने वाला है खत्म। इस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा एज यूजुअल, ठीक है, जाकर वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत आई है तो ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर हो गया है मेनली। मैंने आपको दोनों तीनों एप्लीकेशन टीआईआर की बता दी है। एक एप्लीकेशन और है दैट इज इन प्रिज्म में यूज होती है, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लाइट को बैंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो वो रहने दो, आपके अभी मतलब का नहीं है। इतनी एप्लीकेशंस बहुत, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड देन टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो गया है खत्म पूरा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 1 से 2 क्लास लगेंगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दो चीज बचती हैं अभी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देन वी हैव स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी टुमारो, कल होगी सेम टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों। अगर कोई डाउट है तो वहां वीडियो चेक कर लेना, कमेंट कर देना वहीं पे, आई विल सी योर डाउट्स। और भैया सब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि सबको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जरूर से। ओके, चलिए बाय, थैंक यू।